नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 51। लट्टे फिलिपिनो। करण नीचे झुका और उस आदमी को जोरदार थप्पड़ मारा। उस आदमी के चेहरे पर लाल हाथ का निशान देखा जा सकता था, जो करण को घूरते हुए भयभीत दिख रहा था। सर, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूं, आदमी कांपती आवाज में चिल्लाया। बिना कुछ कहे करण ने अपने बाएं हाथ से उस आदमी की गर्दन पकड़ ली। फिर उसने अपने दाहिने हाथ से उस आदमी की दाहिनी आंख पर प्रहार किया, जिससे वह आदमी वध के लिए तैयार सुअर की तरह चीखने लगा। हक! करण ने उस आदमी की आंख निकाली और उसके चेहरे पर खून फैल गया। उस आदमी का संघर्ष और भी तेज हो गया, लेकिन करण की मजबूत पकड़ के कारण वह दर्द से तड़पता हुआ दयनीय रूप से छटपटा रहा था। उस आदमी की गर्दन को मजबूती से पकड़ते हुए करण ने उसकी गर्दन पर से अपनी पकड़ ढीली करने से पहले अपनी रक्तरंजित आंख को उसके मुंह में ठूंस दिया। अरे उफ! आदमी ने घुटन भरी आवाजें निकाली और दोनों हाथों से अपनी गर्दन पकड़ ली। फिर उसने खून से सनी आंख को जमीन पर थूक दिया और जोर से खांसने लगा। खांसी, खांसी, खांसी। कुछ देर बाद वह आदमी फिर से चिल्लाने लगा, मेरी आंख, बहुत दर्द हो रहा है। करण ने चिल्लाते हुए आदमी को घूरते हुए भौहें से कुड़ी। उसने ग्लॉक 19 पिस्तौल को उस आदमी के सिर की ओर तान दिया और ट्रिगर खींच दिया। टकराना, धप! आदमी के सिर में खून से लथपथ एक छेद हो गया। छेद से खून और दिमाग का पदार्थ बाहर निकल आया, जिससे धीरे धीरे खून का एक छोटा सा गड्ढा बन गया। तुम बहुत शोर मचा रहे हो, करण ने लाश को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। दोनों व्यक्ति डरे हुए अपने मृत साथी को घूर रहे थे। उनके पैर स्पष्ट रूप से कांप रहे थे और वे बहुत घबराहट के कारण मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे थे। खुदाई जारी रखो, करण की राक्षसी आवाज उनके कानों में पड़ी। उसकी आवाज सुनकर दोनों आदमी ऐसे चौंके जैसे उन्हें बिजली का झटका लगा हो। हाँ सर, काल ने माथे पर पसीने की बूंद के साथ करण को घूरा। वह आदमी बहुत क्रूर था और उसने करण के चेहरे पर पश्चाताप का एक भी निशान नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जो भयानक काम किए थे वे कोई आम बात थी। दोनों लोगों ने अथक परिश्रम करके जमीन खोदी, जिससे जल्द ही एक गहरा गड्ढा बन गया। इसके बाद करण ने ग्लॉक 19 से 2 गोलियां चलाकर उन्हें मार गिराया। उनके शवों को गड्ढे में फेंक दो और पेट्रोल का उपयोग करके जला दो, करण ने निर्देश दिया। काल ने गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया। वह पहले से ही इस अपराध का हिस्सा था, इसलिए वह केवल आने वाली चीजों के लिए खुद को तैयार कर सकता था। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। कार्ल ने लाशों को घसीटकर गड्ढे में फेंक दिया। फिर उसने उनके शरीर में पेट्रोल डाला। सब कुछ डालने के बाद उसने लाइट जलाया और उसे गड्ढे में फेंक दिया। मुझे माफ कर दो, उसने बुदबुदाया। जलते हुए गड्ढे को देखते हुए काल की आंखों में एक उलझन भरी नजर उभरी। उसने कभी नहीं सोचा था कि सेना से रिटायर होने के बाद वह फिर से ऐसा कुछ देखेगा। आदित्य ने ट्रांसेंडेंट कॉफी की रेसिपी का पालन किया। कॉफी बनाने की विधि पहले से ही उसके दिमाग में थी और यह उसके लिए दूसरी प्रकृति की तरह थी। कुछ कॉफी बनाने में काफी समय लगता है, लेकिन ट्रांसेंडेंट कॉफी अलग थी। आदित्य को कॉफी बनाने के लिए इतने जटिल चरणों से नहीं गुजरना पड़ा। 30 मिनट से भी कम समय के बाद आदित्य ने ताज़ी बनी कॉफी लॉरेंस और मॉर्गन को थमा दी। कृपया मेरी बनाई हुई कॉफी का स्वाद चखें और मुझे अपने विचार बताएं। दोनों बूढ़ों ने कॉफी की अनोखी खुशबू को सूंघा। महक तेज और सुगंधित थी। उन्हें लगा कि जैसे ही कॉफी की खुशबू उनके नथुनों में घुसी, उनका दिल खुशी से भर गया। जब लॉरेंस और मॉर्गन ने कॉफी का स्वाद चखा तो वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी इतनी दिव्य चीज का स्वाद नहीं चखा था। ये बिल्कुल सही है, मी सक्सेना, क्या आपने इस अद्भुत कॉफी का नाम रखा है? लॉरेंस ने आश्चर्य से कहा। मॉर्गन ने सहमति में अपना सिर हिलाया। कॉफी का स्वाद उसकी उम्मीदों से परे था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आदित्य वास्तव में इतनी स्वादिष्ट चीज बना सकता है। कॉफी का तो पहले से ही एक नाम है, लेकिन इसे ट्रांसेंडेंट कॉफी कहना बहुत अजीब है। कुछ देर चुप रहने के बाद आदित्य मुस्कुराया और बोला, इसे लैटे फिलिपिनो कहते हैं। ये वह नाम था जो अचानक उसके दिमाग में आया। लाटे फिलिपिनो, यह एक अच्छा नाम है। लॉरेंस ने कॉफी का एक और घूंट लेने से पहले मुस्कुराया। मॉर्गन ने भी एक और घूंट लिया और उसे लगा जैसे उसने किसी अमर का सार चख लिया हो। लॉरेंस और मॉर्गन दोनों ही कॉफी से संतुष्ट थे और उन्होंने स्टारबक्स के मेनू में लाटे फिलिपिनो को शामिल करने के विचार को भी मंजूरी दे दी। मी सक्सेना, अब आप स्टारबक्स के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक हैं। मॉर्गन और मैं समेत हम अन्य शेयरधारकों के निर्णय को प्रभावित करने में सक्षम होने चाहिए। अगली शेयरधारकों की बैठक के दौरान हमें कॉफी का एक नमूना भेजें। मुझे विश्वास है कि सभी को ये पसंद आएगा।
लॉरेंस को कॉफ़ी चखने के बाद उससे प्यार हो गया और वह इसे स्टारबक्स के मेनू में शामिल करने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। मॉर्गन ने सिर हिलाया और कहा, हमें बस दूसरे शेयरधारकों से बात करने के लिए थोड़ा समय दीजिए। हमें इस पर बातचीत करने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अद्भुत, आदित्य खुशी से मुस्कुराया जबकि क्रिसिया ने खुशी से ताली बजाई। समूह ने खुशी के माहौल में बातचीत की और लॉरेंस और मॉर्गन को नींद आने के बाद ही वे अलग हुए। क्रिसिया ने दोनों बूढ़ों को उनके स्वीट्स तक पहुंचाया जबकि आदित्य करण और काल के लौटने का इंतजार कर रहा था। जब समय 1:47 बजे था तब आदित्य ने अंततः सुबारू फॉरेस्टर को बेसमेंट में पार्किंग स्थल में प्रवेश करते देखा। करण नए कपड़े पहनकर गाड़ी से बाहर निकला। वे पहले खून से लथपथ थे, इसलिए उन्होंने नदी में स्नान किया और नए कपड़े खरीदे। बॉस, हमने कार्य पूरा कर लिया है, करण ने शांतिपूर्वक बताया। रिपोर्ट सुनकर आदित्य ने सिर हिलाया। मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं तुम्हें कल सब कुछ बता दूंगा, उसने काल की ओर देखते हुए कहा। काल ने आदित्य को गौर से देखा। हाँ बॉस। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसका युवा बॉस रहस्य से भरा हुआ था। अध्याय 52 शरीर को निखारने वाला सीरम। आदित्य ने लंबी नींद से जागने के बाद रहस्यमय ऐप से दैनिक इनाम प्राप्त किया। वह कल रात देर से सोया था, इसलिए उसे पूरे शरीर में थकान महसूस हुई। बधाई हो, आपने एक बॉडी एनहांसिंग सीरम का दावा किया है। नीले रंग के तरल पदार्थ से भरी एक सिरिंज अचानक उसके सामने आ गई। आदित्य ने उसे पकड़ लिया और बुदबुदाया, ये किस लिए है? उसे नहीं पता था कि अगर उसने अपने शरीर में सीरम इंजेक्ट किया तो उसके साथ क्या होगा, इसलिए वह इसका इस्तेमाल करने में काफ़ी हिचकिचा रहा था। इसके अलावा यह नशे की लत के शिकार लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक अवैध पदार्थ की तरह लग रहा था, इसलिए उसे इसके प्रभावों पर और भी संदेह हुआ। आदित्य ने इसे पहले रखने का फैसला किया। गर्म पानी से नहाकर और नाश्ता करके आदित्य उस यूनिट में गया जहां उसके माता पिता रह रहे थे। उसने उनसे बातचीत की कि अब जब वे शहर में आ गए हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। उसके माता पिता को अपनी ज़मीन पर काम करने की आदत थी, इसलिए वे अपने बड़े से घर में रहकर ऊब महसूस करते थे। उन्होंने आदित्य से पूछा कि क्या वे कहीं काम कर सकते हैं, तो उसने उनसे वादा किया कि वह उनके लिए कोई उपयुक्त नौकरी ढूंढ निकालेगा। माँ, पिताजी, आप दोनों को अभी होटल नहीं छोड़ना चाहिए। आपको पहले यहाँ खुद को परिचित कर लेना चाहिए क्योंकि यह आपका नया घर होगा। अगर आप होटल छोड़ना चाहते हैं तो कृपया जैद को सूचित करें। वह आपकी ज़रूरत की हर चीज़ का इंतज़ाम करने में आपकी मदद करेगी। आदित्य ने अपनी घड़ी पर समय देखा। सुबह के 11 बज चुके थे। जब एनाफ्लोर ने आदित्य को अपनी घड़ी देखते हुए देखा तो उसे पता चल गया कि उसे कुछ काम है। बेटा, हमारी चिंता मत करो, तुम्हें जाकर वह करना चाहिए जो तुम्हें करना है। हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ज़रूरी काम हो तो मुझे फ़ोन कर देना। आदित्य उन्हें विदा देकर चला गया। फिर उसने जैद को फ़ोन किया और उसे अपने पिता की सेहत की जांच के लिए डॉक्टर को बुलाने को कहा। आप निश्चिंत रहें मिस्टर सक्सेना, मैं सर और मैडम का ख्याल रखूंगा। धन्यवाद। आदित्य ने फ़ोन काट दिया और क्रिसिया के ऑफिस चला गया। दस्तक दस्तक। क्रिसिया ने उसके लिए दरवाज़ा खोला। गुड मॉर्निंग मिस्टर सक्सेना, उसने मुस्कुराकर आदित्य का अभिवादन किया। सुप्रभात, क्या आपने लॉरेंस और मॉर्गन को देखा है? उसने पूछा। मिस्टर फिन और मिस्टर स्टेन पहले ही महार्लिका छोड़ चुके हैं। वे आपको अलविदा कहना चाहते थे लेकिन आप अभी भी सो रहे थे। क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें कोई संदेश भेजूं? क्या ऐसा है? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद उन्हें मैसेज कर दूंगा। एक और बात, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे माता पिता की सुरक्षा के लिए कुछ लोगों को भेज सकते हैं। आदित्य को चिंता थी कि लक्ष्मण वर्मा के आदमियों को उसके माता पिता के बारे में पता चल जाएगा, इसलिए उसे उनके लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ी। मैं इसका ध्यान रखूंगी बॉस। क्रिसिया ने अपना सिर हिलाया। धन्यवाद। तुम्हें भी अपना ख्याल रखना चाहिए। जिया और दीपिका को हमेशा अपने साथ रखना। मुझे पता है कि वे पेशेवर अंगरक्षक हैं। आदित्य ने हाथ हिलाते हुए कहा। मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार देख लेना चाहिए। क्रिसिया मुस्कुराए और हाथ हिलाकर कहा, आप भी बॉस। सुरक्षित रहें। अपने 3 अधीनस्थों के मारे जाने के बाद दिनेश राणा की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई। करण ने इमारत के आसपास किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को नहीं देखा, जिससे आदित्य को थोड़ी राहत मिली। आदित्य ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए काल को लक्ष्मण वर्मा के बारे में सब कुछ बताया और बताया कि वह उसके ड्रग कार्टेल में कैसे शामिल हो गया। सब कुछ सुनने के बाद भूतपूर्व सैनिक के चेहरे पर गंभीरता आ गई। बॉस, हमें उन ठगों से मिली जानकारी का क्या करना चाहिए? काल ने धीमी आवाज में पूछा। उन्हें 3 ठगों से पता चला कि दिनेश राणा और सेनेटर रेमन के बीच ड्रग्स की बड़ी खरीद फरोख्त होने वाली थी। आदित्य ने इस सवाल पर गहनता से विचार किया। उन्होंने कल रात भी इस बारे में बहुत सोचा।
अगर वह दोनों पक्षों के बीच बैठक स्थल पर पहुंचे तो वह सेनेटर रेमन के ड्रग कार्टेल में शामिल होने के कुछ सबूत जुटा सकते हैं। इससे रेमन आर्सेनल का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। हम तय समय से पहले ही उनके मिलने की जगह पर पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें पहले कुछ उपकरण तैयार करने चाहिए। वे लोग खतरनाक हैं, इसलिए हमें अच्छी तरह से तैयार रहना चाहिए। आप एक भूतपूर्व सैनिक थे, क्या आपका किसी ऐसे व्यक्ति से संबंध है जो सैन्य ग्रेड बुलेट प्रूफ जैकेट बेचता है? हमें उन गुंडों से मिले हथियारों के लिए कुछ गोलियों की भी जरूरत है। आदित्य सेना में किसी को नहीं जानता था, इसलिए वह इस मामले पर केवल काल की राय पूछ सकता था। ये सुनकर काल भौंचक्का रह गया। बॉस, क्या हम ये जानकारी पुलिस या सेना को दे दें? आदित्य ने अपना सिर हिलाया। हम ऐसा नहीं कर सकते। लक्ष्मण वर्मा और सेनेटर रेमन दोनों के पुलिस और सेना में संबंध हैं। उनमें से किसी को भी सूचित करना नासमझी होगी। हमें खुद ही सबूत इकट्ठा करने होंगे और सबूत मिल जाने के बाद मैं उसे किसी ऐसे व्यक्ति को भेजूंगा जिसे मैं जानता हूं। आदित्य ने पुलिस कप्तान फैजान रिजवी के बारे में सोचा, जिसने उसकी और सोफिया के परिवार की मदद की थी। उसने सोचा कि क्या वह सबूत उस आदमी को सौंप सकता है। काल ने आदित्य की आंखों में देखा और सहमति में सिर हिलाया। वह जानता था कि पुलिस और सेना में सभी अधिकारी साफ सुथरे नहीं होते। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो अवैध गतिविधियों में शामिल थे। मेरा एक दोस्त है जो आग्नेयास्त्रों के व्यापार में है। मुझे लगता है कि उसके पास ऑपरेशन के लिए ज़रूरी उपकरण हैं। मैं तुम दोनों के बीच एक मीटिंग की व्यवस्था कर सकता हूँ। अच्छा, उससे कहो कि कल सुबह 9 बजे आकर मुझसे मिले। हम यहीं ताज होटल में मीटिंग तय कर सकते हैं। दिनेश राणा और सेनेटर रेमन के बीच बातचीत में अभी 2 दिन बाकी थे। उनके लिए तैयारी करने के लिए ये काफ़ी समय था। हाँ बॉस, आप कार का उपयोग कर सकते हैं। आदित्य ने सुबारू फॉरेस्टर की चाबी काल को थमा दी। काल ने जाने से पहले उसे धन्यवाद दिया। आदित्य अपने कमरे में वापस गया और रहस्यमय ऐप से प्राप्त बॉडी एनहांसिंग सीरम को उठाया। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद उसने सिरिंज को अपने हाथ में इंजेक्ट कर लिया। उसके हाथ से एक तेज दर्द उठा और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गया। मुझे गर्मी लग रही है, उसने बुदबुदाते हुए कहा और जल्दी से ठंडे पानी से नहाने के लिए शॉवर की ओर चला गया। जब आदित्य ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसने पाया कि उसकी त्वचा का रंग लाल हो गया था और उसकी नसें उभरी हुई दिखाई दे रही थीं। जल्द ही उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वह धीरे धीरे बेहोश हो गया। अध्याय 53 हथियार डीलर ब्रिजेश हांडा से मुलाकात। आदित्य ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और पाया कि वह बाथरूम के अंदर था। फर्श पहले से ही पानी से भरा हुआ था क्योंकि उसे बेहोश होने से पहले शॉवर बंद करने का मौका नहीं मिला था। अरे, ये तो बहुत तेज दवा थी, उसने अपने दर्द भरे सिर को पकड़ते हुए कहा। फिर उसने शॉवर बंद किया और शीशे के सामने खड़ा हो गया। उसने देखा कि उसकी मांसपेशियां ज्यादा तनी हुई हो गई थीं। उसकी जबड़े की रेखा ज्यादा तीखी और उभरी हुई हो गई थी। उसके 8 पैक अब ज्यादा दिखाई दे रहे थे। वह अपने शरीर में आए बड़े बदलावों को देखकर दंग रह गया। अगर वह पहले एक प्रशिक्षित एथलीट की तरह दिखता था, अब वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहा था जिसने 10 साल से ज्यादा समय तक कैलिस्थेनिक्स का प्रशिक्षण लिया हो। आदित्य ने अपनी ताकत और गति का परीक्षण करने के लिए अपनी मुट्ठियां कस लीं और शैडो बॉक्सिंग की। जैसे जैसे वह अपने शरीर में होने वाले बदलावों के प्रति अधिक अभ्यस्त होता गया, उसके मुक्के तेज और मजबूत होते गए। मुझे अपनी मौजूदा ताकत का परीक्षण करने के लिए जिम जाना चाहिए। बाथरूम से बाहर निकलते हुए उसने बुदबुदाया। अपने प्रशिक्षण कपड़े बदलने के बाद आदित्य सीधे होटल के जिम में चले गए। बॉडी एनहांसिंग सीरम का इंजेक्शन लगाने से पहले उनका अधिकतम डेडलिफ्ट लगभग 610.6 पाउंड 277 किलोग्राम था। उनके स्क्वाट रिकॉर्ड की बात करें तो यह 440 पाउंड 199.5 किलोग्राम था। आदित्य ने बारबेल का वजन 277 किलोग्राम पर एडजस्ट किया। यह उनका पिछला रिकॉर्ड था। जब उन्होंने बारबेल उठाया तो उन्हें पता चला कि अब उन्हें इसे उठाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। उन्होंने बारबेल में और वजन जोड़ा और इसे 290 किलोग्राम पर एडजस्ट किया। इस बार उन्हें बारबेल उठाने में ज्यादा समय लगा। उन्होंने समय समय पर वजन बढ़ाया और जब बारबेल का वजन 320 किलोग्राम तक पहुंच गया तो उन्हें आखिरकार संघर्ष करना पड़ा। अंत में उन्होंने पाया कि उनका अधिकतम डेडलिफ्ट अब 350 किलोग्राम 771.6 पाउंड था। जहां तक उनके नए स्क्वाट रिकॉर्ड की बात है तो यह चौंकाने वाला 267 किलोग्राम 588.6 पाउंड था। उसे देखने वाले लोग दंग रह गए जब उन्होंने देखा कि वह इतना भारी वजन उठा रहा है। कुछ ताकतवर लोगों ने तो उसे देखने के लिए स्वेच्छा से आगे आना भी शुरू कर दिया। तुम बहुत मजबूत हो भाई, क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुमने ये कैसे किया? भाई, तुम किस तरह का खाना खाते हो? जिम से निकलने से पहले आदित्य ने सभी को जवाब दिया। उन्होंने अपने शरीर पर मौजूद पसीने और गंदगी को साफ करने के लिए ठंडे पानी से नहाया।
इसके बाद उन्होंने अपनी कमर पर सिर्फ एक बाथ टॉवल बांधकर अपनी एक मिरर तस्वीर खींची। इसके बाद उन्होंने इसे अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और एक छोटा सा कैप्शन लिखा, वर्कआउट करने के बाद अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझे आश्चर्य है कि मेरे दोस्त मुझे नया रूप देखकर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। वह हंसते हुए बोला और उसने आरामदायक कपड़े पहन लिए। अगले दिन आदित्य सुबह उठा और तरोताज़ा महसूस कर रहा था। बॉडी इनहांसिंग सीरम के बचे हुए प्रभाव उसके शरीर द्वारा पहले ही अवशोषित कर लिए गए थे। वह ऊर्जावान और शक्ति से भरा हुआ महसूस कर रहा था। बधाई हो, आपने $1 करोड़ का दावा किया है। आदित्य ने इनाम देखकर मुस्कुराया। ये डॉलर में था, इसलिए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित होने पर उसे जो पैसा मिला वह बहुत ज्यादा था। मुद्रास्फीति की समस्या के कारण महार्लिका के पैसा का मूल्य हमेशा उतार चढ़ाव वाला था। अब $1 का मूल्य लगभग 56 महार्लिका पैसा है। इसका मतलब है कि उसने कुल 560,000 पैसा का दावा किया। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए, बुरा नहीं है। अगर यह पहले होता तो वह इतनी बड़ी रकम देखकर चौंक जाता। आज वह उस हथियार डीलर से मिलने वाला था जिससे काल ने कल उसका परिचय कराया था। ऐसे व्यक्ति का सामना करते समय उसे सभ्य दिखना था। आदित्य ने समय देखा, 8:01 पूर्वाह के पास अभी भी तैयार होने के लिए 50 मिनट से ज्यादा का समय था। वह बाथरूम गया और गर्म पानी से नहाया। फिर उसने अर्धौपचारिक कपड़े पहने। शीशे में खुद को देखने के बाद उसने बुदबुदाया, मुझे लगता है कि अब मैं ज्यादा सुंदर लग रहा हूँ। ठीक 9 बजे आदित्य और करण होटल के अंदर स्थित एक कॉफी शॉप में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि काल और एक मोटे पेट वाले अधेड़ व्यक्ति कोने की टेबल पर बैठकर बातें कर रहे थे। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। मैं आदित्य सक्सेना हूँ। आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। आदित्य ने मुस्कुराते हुए उस आदमी से हाथ मिलाया। ये खुशी मेरी है, मिस्टर सक्सेना। मेरा नाम ब्रिजेश हांडा है। आप मुझे बस बेन कह सकते हैं। काल भी मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। आदित्य को देखते ही बेन हल्के से हंसा। फिर उसकी नज़र जल्द ही करण की ओर गई जो आदित्य के पीछे खड़ा था। वह आदमी लंबा था और उसके चेहरे पर सांप जैसा लंबा घाव था। बेन को पता चल गया कि यह आदमी किसी ऐसे व्यक्ति का है जिसने पहले भी हत्या की है, क्योंकि उसके चेहरे पर अदृश्य दबाव था। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए, आदित्य ने बैठते हुए कहा। बेन ने अपनी सीट ली और आसपास के माहौल को ध्यान से देखा। सक्सेना, मैंने काल से सुना है कि आप कुछ सैन्य ग्रेड बुलेट प्रूफ जैकेट और कुछ हथियार भी खरीदना चाहते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस तरह के हथियार की तलाश कर रहे हैं? वह जानता था कि उसका व्यवसाय सीमा रेखा पर अवैध था, इसलिए उसे अपने संभावित ग्राहकों से बात करते समय सावधान रहना था। उस समय उसकी मुलाकात एक पुलिस अधिकारी से हुई जिसने खुद को एक नागरिक के रूप में प्रच्छन्न किया था। सौभाग्य से वह दूसरे पक्ष की पहचान का पता लगाने में काफी चतुर था, अन्यथा वह अब तक जेल में होता। हालांकि उसे काल पर भरोसा था, फिर भी उसने सावधान रहना चुना। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके पास कुछ असॉल्ट राइफलें हैं, मिस्टर हिडाल्गो? आदित्य ने अपनी उंगलियां आपस में फंसाते हुए पूछा। ये सुनते ही बेन के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। देश में स्वचालित हथियार बेचना गैरकानूनी है, मिस्टर सक्सेना। मैं एक सच्चा व्यापारी हूँ। मैं महारलिका में अवैध आग्नेयास्त्र बेचने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं केवल अर्ध स्वचालित हथियार और छोटे आग्नेयास्त्र बेचता हूँ। अगर सरकार को पता चला कि वह स्वचालित हथियार बेच रहा है तो उसे कई आरोपों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए जब भी कोई उससे ये पूछता तो वह हमेशा इनकार कर देता। बेन की बातें सुनकर आदित्य मुस्कुराया, लेकिन वह मन ही मन व्यंग कर रहा था। आपको इस लेन देन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मिस्टर हिडाल्गो। मैं पूरे लेन देन के दौरान आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा और मैं वादा करता हूं कि मैं इस बारे में पुलिस को सूचित नहीं करूंगा। बेन उसकी बातों पर कड़वी मुस्कान बिखेरने लगा। उसने मन ही मन काल को कोसा। मुझे लगता है कि मैं शेर की मांद में घुस गया हूँ। धिक्कार है उस कमीने काल पर। अध्याय 54। सऊदी के क्राउन प्रिंस के प्रतिनिधि का फोन। बेन ने कॉफी शॉप में इधर उधर देखा और फिर अपना सिर आदित्य के करीब ले गया। मिस्टर सक्सेना, मेरे पास स्वचालित हथियार हैं, लेकिन मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है। महारलिका अपने आग्नेयास्त्र नियमों के साथ काफी सख्त है, इसलिए मैं उनमें से सिर्फ कुछ दर्जन ही हासिल कर पाया। फिर उसने एक आईपैड निकाला और उसे अपने पास मौजूद स्वचालित हथियारों की तस्वीरें दिखाईं। आदित्य ने आईपैड लेते हुए बेन की तरफ हल्के से मुस्कुराया। यह आदमी बहुत हिम्मत वाला है। इसने महारलिका में स्वचालित हथियारों की तस्करी भी की। उसने तस्वीरें देखते हुए मन ही मन सोचा, वहाँ AK-47, AR-15, M4 कार्बाइन, M16 और कुछ अन्य शक्तिशाली आग्नेयास्त्र थे। यहाँ तक कि उन्होंने M40 स्नाइपर राइफल का संस्करण भी खरीदा, जिसे 2009 में पेश किया गया था। आदित्य की आंखें चमक उठी जब उसने M40A5 स्नाइपर राइफल देखी। आपके पास यहाँ कुछ अच्छे हथियार हैं, मिस्टर हिडाल्गो। ठीक है, मैं आपके साथ कोई बात नहीं करूँगा।
मुझे एक M40A5 स्नाइपर राइफल, 3 M4 कार्बाइन और 3 लेवल F बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए। मुझे 3 भी चाहिए। आदित्य ने ऑपरेशन के लिए आवश्यक सभी उपकरण बताए। और अंत में, मैंने जो भी बंदूक मंगवाई थी उसके लिए 5 गोलियां। बेन ने अपने द्वारा ऑर्डर की गई सभी चीज़ों को सूचीबद्ध किया और उनकी कुल लागत की गणना की। मिस्टर सक्सेना, आपने जो भी ऑर्डर किया है उसकी कीमत 885,000 पैसा है। उसने मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य ने सिर हिलाया। यह माधवेट की कीमत से ज्यादा महंगा था, लेकिन वह जानता था कि बेन को अपनी कीमत बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि वह इस सौदे में अपनी सुरक्षा को भी जोखिम में डाल रहा था। मैं अभी आपको भुगतान का आधा हिस्सा भेज दूंगा, बाकी आधा हिस्सा हथियार डिलीवर होने के बाद भेजूंगा। ठीक है, यह अच्छा लगता है। बेन ने उसे अपना बैंक विवरण दिया और आदित्य ने तुरंत उसे कुल राशि का आधा भुगतान कर दिया। आपके साथ व्यापार करना खुशी की बात है, मिस्टर हिडाल्गो। ये हमारा आखिरी व्यापारिक लेन देन नहीं हो सकता। आदित्य ने बेन से हाथ मिलाते हुए हल्के से हंस दिया। मुझे ये सुनकर खुशी हुई, मिस्टर सक्सेना। बेन ने उसकी बातें सुनकर ठहाका लगाया। उसे आश्चर्य हुआ कि आदित्य को हथियारों की क्या जरूरत थी, लेकिन वह जानता था कि यह पूछना ठीक नहीं था। कार्ल, कृपया मिस्टर हिडाल्गो को ले चलो और हमारे हथियार वापस विला में ले आओ। आदित्य ने अपने पीछे खड़े 2 लोगों की ओर देखते हुए कहा। बेन ने जब ये सुना तो वह घबरा गया, लेकिन उसने ठीक होने का नाटक किया। वह करण के करीब नहीं रहना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि यह उसके क्लाइंट का ऑर्डर था। मुझे उम्मीद है कि मैं आपसे जल्द ही फिर मिलूंगा, मिस्टर हिडाल्गो। आदित्य ने हाथ हिलाकर उन्हें कॉफी शॉप से निकलते देखा। अब जब उन्होंने उपकरण की समस्या का समाधान कर दिया था तो उन्होंने विला में वापस जाने का निर्णय लिया। आदित्य ने टैक्सी लेकर होटल से निकलने से पहले क्रिजिया और अपने माता पिता को इसकी सूचना दे दी। टैक्सियों को रॉयल क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने गंजे गार्ड मार्को बर्नल से उन्हें वापस विला तक ले जाने के लिए कहा। बहुत बहुत धन्यवाद यार। लेक व्यू विला में पहुंचने के बाद आदित्य ने मार्को को धन्यवाद दिया। आपका हमेशा स्वागत है, मिस्टर सक्सेना। मार्को ने उसे देखकर मुस्कुराया। आदित्य ने गाड़ी से उतरकर मार्को को सलामी दी। सौभाग्य से मैंने उन गार्डों से दोस्ती कर ली, नहीं तो मैं केतन को बहुत दूर तक पैदल ले जाता। उसने विला के अंदर जाते हुए मन ही मन सोचा। मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार देख लेना चाहिए। रिंग रिंग रिंग। आदित्य ने जेब से फोन निकाला और कॉल उठाया। हेलो, मैं आदित्य सक्सेना बोल रहा हूँ। नमस्ते श्री सक्सेना, मैं एहसान असगर हूँ, महामहिम मोहम्मद बिन सलाम का प्रतिनिधि। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि सुपर यॉट सेरेन पहले ही पियत 2 मनीला में डॉक कर चुका है। जहां तक संबंधित दस्तावेजों की बात है, वे 2 दिनों के भीतर आपके घर के पते पर पहुंचा दिए जाएंगे। कॉल करने वाला व्यक्ति अंग्रेजी में बोल रहा था, लेकिन उसका अरबी उच्चारण बहुत मोटा था। हालांकि आदित्य ने उसका मजाक नहीं उड़ाया क्योंकि वह एक ऐसा व्यक्ति था जो कुछ हफ्ते पहले तक अंग्रेजी भी नहीं बोल सकता था। ओह, तो यह इस बारे में है। ठीक है, मुझे सूचित करने के लिए धन्यवाद। मैं अपनी नई नौक की जांच करने के लिए जल्द ही घाट पर जाऊंगा, आदित्य ने उत्तर दिया। उसे याद आया कि उसने हाल ही में लाल पैकेट से 9 अन्य पुरस्कारों के साथ सुपर नौक का दावा किया था। आपका स्वागत है श्री सक्सेना। महामहिम ने कहा है कि आप किसी भी समय सऊदी अरब में उनसे मिलने आ सकते हैं। हाँ, कृपया महामहिम को सूचित करें कि मैं जल्द ही उनसे मिलने जा रहा हूँ। आदित्य ने एहसान से 5 मिनट से ज्यादा समय तक विनम्रता से बात की और फिर फोन काट दिया। अरबों के बारे में लोगों के मन में पूर्वाग्रह थे, लेकिन उसे लगा कि वे अच्छे लोग हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस के प्रतिनिधि से बातचीत के बाद वह अच्छे मूड में थे। अब जबकि उनकी नौक आ गई है तो वह अपने परिवार के साथ समुद्र में अधिक बार यात्रा करने की कोशिश कर सकते हैं। विला में प्रवेश करते ही जिग्नेश और अन्य कर्मचारियों ने उत्सुकता से उनका स्वागत किया। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग। वह उन पर मुस्कुराया। क्या आप लोगों ने नाश्ता कर लिया है? हाँ बॉस, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। आदित्य ने अपने कमरे में जाने से पहले कर्मचारियों से थोड़ी देर बातचीत की। दोपहर 2:47 बजे काल और करण विला में वापस आ गए। आदित्य जल्दी से उन्हें देखने नीचे गया। हथियार कहाँ हैं? उसने काल से पूछा। सब कुछ गाड़ी के अंदर है बॉस। क्या आप सब कुछ जांचना चाहते हैं? काल, जो अभी भी ड्राइवर की सीट पर था, ने पीछे की सीट की ओर इशारा किया। बेशक, आदित्य ने उत्साह से कार का दरवाजा खोलते हुए जवाब दिया। पिछली सीट के ऊपर बंदूकें और दूसरे उपकरण रखे थे जो उसने बेन से मंगवाए थे। आदित्य ने M4 कार्बाइन में से एक को पकड़ा और ध्यान से उसका अध्ययन किया। यह असली है। मुझे आश्चर्य है कि बेन को ये हथियार कहाँ से मिले, उसने बुदबुदाया। बॉस, वह आदमी बहुत चालाक है। मुझे यकीन है कि आप उसके साथ सौदा करने से चूक गए हैं। आप इन हथियारों को कहीं और कम कीमत पर खरीद सकते हैं, काल ने जवाब दिया।
मुझे पता है, लेकिन हमारे पास दूसरे विक्रेता की तलाश करने का समय नहीं है। इसके अलावा मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, आदित्य ने हंसते हुए कहा और M4 कार्बाइन को वापस उसके केस में रख दिया। काल ने जब उसकी बातें सुनी तो वह हंस पड़ा। इन हथियारों को किसी गुप्त स्थान पर ले जाओ और दूसरों को इन्हें न देखने दो, आदित्य ने आदेश दिया। अध्याय 55 विनिमय का दिन। अगले दिन आदित्य, करण और काल सुबारू फॉरेस्टर कार से दिनेश राणा और सेनेटर रेमन की मीटिंग की जगह पर पहुंचे। वे तय समय से 3 घंटे पहले ही उस जगह पर पहुंच गए। बॉस, हम यहाँ हैं, काल ने रियरव्यू मिरर से आदित्य को देखते हुए कहा। इस बार तीनों ने सिविलियन कपड़े पहने हुए थे और तीनों ने काले रंग का ईयरपीस पहना हुआ था। वे इसके जरिए वास्तविक समय में संवाद कर सकते थे। जहां तक उनके हथियारों और उपकरणों की बात है तो उन्हें वाहन की पिछली सीट पर व्यवस्थित किया गया था। आदित्य ने अपना सिर हिलाया और प्रोटोटाइप एनर्जी पिस्टल पकड़ ली। उसने अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट और मॉस ग्रीन ट्राउजर पैंट के ऊपर एक छद्म सैन्य वर्दी पहनी थी। उसने प्रोटोटाइप एनर्जी पिस्टल को अपने कपड़ों के नीचे छिपा लिया और M405 स्नाइपर राइफल का पट्टा अपने कंधे पर लटका लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, हमें अभी भी बहुत कुछ करना है। हमारे पास उन लोगों के आने से पहले बस कुछ घंटे हैं। उसने अपना सिर करण की ओर घुमाने से पहले काल से कहा, इस बार तुम बाहर बैठोगे, बस यहीं रुको और हमारे उपकरणों पर नजर रखो। काल और करण ने अपना सिर हिलाया। चलो चलें, आदित्य ने कार से बाहर निकलने से पहले एक बैग उठाया। ये जगह अपेक्षाकृत दूर थी और लोग इस जगह पर बहुत कम आते हैं। उनके चारों ओर पहाड़ और पेड़ थे। सैकड़ों मीटर दूर कुछ छोटी इमारतें और कुछ दर्जन बिखरे हुए घर थे। हालांकि उनमें से अधिकांश खाली हो चुके थे क्योंकि यहाँ पहले रहने वाले परिवार पहले ही शहर में जा चुके थे। कैमरों को एकांत स्थानों पर रखें, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि वे उस क्षेत्र की तस्वीरें भी कैद कर सकें, आदित्य ने काल से अलग होने से पहले उससे कहा। उनके बैग में छोटे रिचार्जेबल जासूसी कैमरे थे। वे केवल एक वयस्क के अंगूठे के आकार के थे, इसलिए घनी झाड़ियों और ऊंचे पेड़ों वाली जगह पर उन्हें नोटिस करना बहुत मुश्किल होगा। आदित्य के पास एक सुपर सैनिक का अनुभव है, जबकि काल स्पेशल फोर्स का हिस्सा था। जब तो ही मिशन की बात आती है तो वे दोनों विशेषज्ञ थे। 1 घंटे से भी कम समय में वे प्रमुख स्थानों पर जासूसी कैमरे लगाने में कामयाब रहे। करण, क्या तुम नकल करते हो? आदित्य ने अपने चेहरे से बालाक्लाव मास्क हटाते हुए पूछा। फिर उसने अपने चेहरे पर लगा पसीना पोंछा। बस, हाँ बॉस, उसने करण का त्वरित उत्तर सुना। हमने जो कैमरे लगाए हैं उनकी फुटेज देखिए, जांच कीजिए कि उनमें कोई समस्या तो नहीं है। बस, ठीक है, मुझे यहाँ 1 मिनट दो। करण काफी देर तक चुप रहा और उसने सूटकेस में रखा लैपटॉप पकड़ लिया। करीब 3 मिनट बाद उसकी आवाज़ फिर से सुनाई दी। बॉस, सब कुछ ठीक है। अच्छा, लैपटॉप और हमारे उपकरण लाओ। आदित्य ने हल्के से मुस्कुराया। हालांकि उसके पास अभी भी लक्ष्मण वर्मा के ड्रग कार्टेल को खत्म करने की शक्ति नहीं थी, लेकिन वह इस अवसर का उपयोग अपनी विश्वसनीयता को कम करने और अपने ग्राहकों में से एक को खत्म करने के लिए कर सकता था। उसकी योजना दिनेश राणा के एक आदमी को निशाना बनाने की थी। इससे दोनों पक्षों को एक दूसरे पर शक होने लगेगा और अगर बात बढ़ती है तो उनके बीच गोलियों का आदान प्रदान भी हो सकता है। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। काली BMW सेडान में बैठे दिनेश राणा ने इस बार मास्क नहीं पहना था, जिससे उनका चेहरा एक 40 वर्षीय व्यक्ति का दिखाई दे रहा था, जिसकी भौहें मोटी थीं। उसने गले में सोने की चेन पहनी हुई थी और आंखों को ढकने के लिए काले रंग का चश्मा पहना हुआ था। हालांकि उसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही थीं, लेकिन कोई भी महसूस कर सकता था कि वह अच्छे मूड में नहीं था। क्या अभी भी उस आदित्य नाम के व्यक्ति के बारे में कोई खबर नहीं है? उसने अपने बगल में बैठे व्यक्ति की ओर देखते हुए पूछा। हमारे आदमियों की अभी तक कोई खबर नहीं है बॉस। हमारे 3 लोग भी वापस नहीं आए। मुझे लगता है कि वे तीनों पहले ही मर चुके हैं। उनकी आखिरी रिपोर्ट से हमें पता चला है कि आदित्य ताज होटल में बहुत ऊंचे पद पर है, उस आदमी ने बताया। दिनेश राणा के माथे पर झुर्रियां पड़ गईं और वह भौचक्का हो गया। ताज होटल, यह मुश्किल होगा, उसने बुदबुदाया। ताज होटल की सुरक्षा प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों के एक समूह द्वारा की जाती थी और उनमें से अधिकांश कभी सेना का हिस्सा भी रहे थे। दिनेश राणा अपनी परिस्थितियों को देखते हुए उनसे उलझने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। उनकी सेनाएं मेट्रोपॉलिटन मनीला के 4 प्रमुख शहरों में फैली हुई थीं और वह उन्हें जल्दी से इकट्ठा नहीं कर सकते थे। चलो अब उस बच्चे को भूल जाते हैं। हमें टोंडो मनीला की ओर बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। उस जगह पर हर तरह के लोग हैं जो हमारे लिए काम करने को तैयार हैं। समय आने पर वे हमारे लिए उपयोगी साबित होंगे। दिनेश राणा आदित्य को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था, लेकिन वह आदमी चूहे की तरह था जो हमेशा उसकी पकड़ से बच निकलने में कामयाब हो जाता था। बॉस, रेयस परिवार के बारे में क्या? ये सुनकर दिनेश राणा ने जवाब देते हुए कहा, उन्हें किसी भी कीमत पर पकड़ो।
बॉस लक्ष्मण वर्मा के विदेश यात्रा से लौटने से पहले हमें सोफिया नामक लड़की को पकड़ना होगा। आदमी ने घबराकर अपना सिर हिलाया। हाँ बॉस, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। जल्द ही उनकी कार निर्धारित बैठक स्थल पर पहुंच गई। दिनेश राणा ने पहले से ही सेनेटर रेमन और उनके आदमियों को उनका इंतजार करते हुए देखा। हमारे प्यारे सेनेटर रेमन इस बार जल्दी आ गए। दोस्तों, पैकेज ले लो। दिनेश राणा ने गाड़ी से बाहर निकलते हुए मुस्कुराते हुए कहा। शुभ दिन श्री असनल, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। दिनेश राणा ने सेनेटर रेमन से हाथ मिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। सेनेटर रेमन पहले से ही बूढ़े थे। उनके सिर पर भूरे बाल थे, लेकिन उनकी आंखें अभी भी तीखी दिख रही थीं। उन्होंने क्रीम रंग का सूट पहना हुआ था और अपने दाहिने हाथ में एक काली बेत पकड़ी हुई थी। हा, मेरी चापलूसी करना बंद करो दिनेश राणा। रेमन ने खिलखिलाकर हंसते हुए दिनेश राणा के साथ संक्षिप्त बातचीत की। पैसे कहाँ हैं? दिनेश राणा ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम अभी भी हमेशा की तरह अधीर हो मेरे दोस्त। रेमन ने हंसते हुए अपने कुछ आदमियों को इशारा किया जो एक एक ब्रीफकेस पकड़े हुए थे। उसे पैसे दे दो। ब्रीफकेस पकड़े लोग उनकी ओर बढ़े और दिनेश राणा के समूह को उसमें रखे पैसे दिखाए। जब दिनेश राणा ने ब्रीफकेस में पैसे देखे तो उनकी मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने अपने अधीनस्थों से चिल्लाकर कहा, क्रिस्टल निकालो। अध्याय 56 क्रॉसफायर। दिनेश राणा के आदमियों ने अपनी गाड़ियों से लकड़ी के बक्से उठाए और उन्हें सेनेटर रेमन के समूह के सामने ले आए। वे जो कुछ भी कर रहे थे वह जगह जगह लगे कैमरों में कैद हो गया। जब बक्से खोले गए तो उनके अंदर उच्च श्रेणी के मेथेम्फेटामाइन क्रिस्टल देखे जा सकते थे। सेनेटर रेमन के एक आदमी ने ड्रग्स का एक पैकेट पकड़ा और प्लास्टिक को चाकू से छेद दिया। फिर उसने पैकेट को अपनी नाक के पास लाया और हल्का सा सूंघा। बॉस, यह असली है, उसने सेनेटर रेमन से चिल्लाकर कहा। हा, बढ़िया, बक्से पकड़ो और उन्हें हमारे वाहनों के अंदर रखो। सेनेटर रेमन ने दिल खोलकर हंसते हुए अपने आदमियों को आदेश दिया। जब सेनेटर रेमन के आदमी दवाओं से भरे बक्से ले जा रहे थे तो एक सीटी की आवाज चुपचाप गूंज उठी। स्वूश। दिनेश राणा के एक गुर्गे के पैर में गोली लगी। मेरे पैर में गोली लगी है, उन्होंने मुझे गोली मारी, वह मुंह बिचकाते हुए चिल्लाया। सभी लोग घबरा गए और उन्होंने तुरंत अपनी बंदूकें उठा ली तथा विरोधी समूह की ओर तान दी। क्या हो रहा है सेनेटर रेमन? दिनेश राणा ने चेहरे पर गुस्से भरे भाव के साथ बूढ़े सेनेटर को देखा। सेनेटर रेमन ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए दिनेश राणा की ओर देखा। क्या हो रहा है? क्या ये दिनेश राणा की चाल है? क्या वे इस रणनीति का उपयोग करके मुझे त्यागने की योजना बना रहे हैं? उसने मन ही मन सोचा। आप चुप क्यों हैं सेनेटर? मुझे बताओ, क्या आप अब हमारे खिलाफ जाने की योजना बना रहे हैं? दिनेश राणा गुस्से में चिल्लाया। सेनेटर रेमन ड्रग कार्टेल के शीर्ष ग्राहकों में से एक था, इसलिए उसे अपने कार्यों से धोखा महसूस हुआ। दिनेश राणा, नाटक करना बंद करो। मुझे पता है कि यह तुम्हारी चालों में से एक है। क्या वह कमीना लक्ष्मण वर्मा मेरे पैसे लेने के बाद मुझे छोड़ना चाहता है? सपने देखो। सेनेटर रेमन चिल्लाया और एक कार के पीछे छिप गया। उसके 4 आदमियों ने उसे घेर लिया और वे दिनेश राणा के समूह को संदिग्ध नजरों से देखने लगे। अचानक एक और सीटी की आवाज गूंजी और इस बार सेनेटर रेमन के अधीनस्थों में से एक के सिर में गोली लग गई। धप। जैसे ही उनका शव जमीन पर गिरा, दिनेश राणा का समूह और सेनेटर रेमन का समूह दोनों ने अपनी बंदूकें चलाते हुए छिपना शुरू कर दिया। लानत है तुझ पर दिनेश राणा, तूने मुझे धोखा दिया, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। मादरचौद। सेनेटर रेमन की उग्र सेक्सेनार चारों तरफ गूंज उठी। धमाका, 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 धमाका। जब वे एक दूसरे पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, आदित्य, काल और करण ने उन पर गोली चलाई। उनके हथियारों पर साइलेंसर लगे थे, इसलिए किसी ने उन्हें नोटिस नहीं किया। उनकी हर गोली ने एक व्यक्ति की जान ले ली। जब उन्होंने 8 से ज्यादा लोगों को मार डाला तो आदित्य ने अपने ईयरपीस को छुआ और बुदबुदाया। अपनी गोली रोको। उसका आदेश सुनते ही काल और करण ने तुरंत गोलीबारी बंद कर दी। आदित्य ने एक और आदेश जारी करने से पहले अस्त व्यस्त दृश्य को देखा। चलो गाड़ी पीछे खींचो और वापस गाड़ी में बैठो, हमारा काम यहीं खत्म हो गया है। वे यहाँ दोनों पक्षों को मार सकते थे, लेकिन ये बेवकूफ़ी से परे होगा। वह चाहता था कि सेनेटर रेमन जेल में सड़ जाए और ऐसा करने का एकमात्र तरीका इस ड्रग व्यापार के सबूत इकट्ठा करना था। वह ये भी चाहता था कि दिनेश राणा को उसे और सोफिया के परिवार को पकड़ने के लिए लोगों को भेजने के लिए बदला लेने के लिए थोड़ा कष्ट सहना पड़े। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। वे सुबारू फॉरेस्टर की ओर वापस चले गए और जल्दी से गाड़ी चलाकर चले गए। जब वे वहां से निकले तो उन्हें दूर से गोलियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था कि दोनों पक्षों के बीच लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मुझे फुटेज देखने दो, आदित्य ने करण की ओर देखते हुए कहा। करण ने जल्दी से उसे लैपटॉप थमा दिया।
लैपटॉप मिलने के बाद आदित्य ने अपने जासूसी कैमरों की फुटेज देखी और देखा कि दिनेश राणा का समूह और सेनेटर रेमन का समूह अभी भी लड़ रहे थे। इस समय प्रत्येक समूह के आधे से भी कम सदस्य बचे थे, बाकी या तो अशक्त हो गए थे या मारे गए थे। 15 मिनट बाद ही सेनेटर रेमन और उनके बाकी अधीनस्थ घटनास्थल से चले गए। खुद बूढ़े सेनेटर को भी दाहिने कंधे में गोली लगी थी, लेकिन वे इतने भाग्यशाली थे कि यह सीधा वार नहीं था। अगर उन्हें कुछ इंच नीचे गोली मारी जाती तो अब तक उनकी मौत हो चुकी होती। जहां तक दिनेश राणा का सवाल है, वह सेनेटर रेमन के भागने वाले वाहन को घूरते हुए गुस्से से उबल रहे थे। बॉस, क्या हमें उनका पीछा करना चाहिए? कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे ले लो और मुख्यालय वापस जाओ। हमें बॉस लक्ष्मण वर्मा को इसकी सूचना देनी है। उस बूढ़े कमीने को हमें धोखा देने की कीमत चुकानी होगी। ये शब्द बोलते समय दिनेश राणा की आंखों में हत्या की नीयत चमक उठी। फुटेज की कुछ प्रतियां बनाओ और उन्हें हार्ड ड्राइव में ट्रांसफर कर दो, आदित्य ने लैपटॉप करण को देते हुए कहा। क्या मुझे फैजान रिजवी को सबूत दे देना चाहिए? क्या मैं उस आदमी पर भरोसा भी कर सकता हूँ? आदित्य ने अपना फोन पकड़ते हुए गहराई से सोचा। उसने रहस्यमय ऐप से नोटिफिकेशन देखा। उसने अभी तक इसे चेक नहीं किया था क्योंकि वे पहले जल्दी में थे। उसने जल्दी से अपना दैनिक इनाम ले लिया। बधाई हो, आपने 50,000 पैसा का दावा किया है। आदित्य को इनाम से न तो खुशी हुई और न ही निराशा। उसे अब पैसों की जरूरत नहीं थी, इसलिए अब वह हर बार इनाम में पैसे मिलने पर उतना उत्साहित नहीं होता था। इनाम पाने के बाद आदित्य ने अपने संपर्क खोले और पुलिस कप्तान फैजान रिजवी का नंबर खोजा। ये व्यक्ति एकमात्र उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी था जिसे वह जानता था। एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने अपना फोन नीचे रख दिया और अपना सिर काल की ओर घुमाया। काल, क्या तुम पुलिस में किसी को जानते हो? काल गाड़ी चला रहा था, इसलिए उसने अपनी नज़र सेक्सनाट पर रखी और हल्के से सिर हिलाते हुए जवाब दिया। मैं पुलिस में कुछ लोगों को जानता हूँ। उनमें से 3 निचले दर्जे के गश्ती दल के लोग हैं और एक पुलिस मास्टर सार्जेंट है। आदित्य को यह सुनकर निराशा हुई। फैजान रिजवी काल के परिचितों से कहीं ज्यादा ऊंचे पद पर था। फैजान रिजवी एक पुलिस कार्यकारी मास्टर सार्जेंट था और उसका अधिकार कमलापुरा पुलिस विभाग के प्रमुख से कम था जो लेफ्टिनेंट था। ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, उसने अपने दिल में आह भरी। वह जल्दबाजी में पुलिस को जो सबूत थे उन्हें नहीं भेज सकता था क्योंकि वह उन्हें लक्ष्मण वर्मा या सेनेटर रेमन से जुड़े किसी व्यक्ति को भेज सकता था। आदित्य ने फैजान रिजवी का नंबर डायल कर उसे कॉल किया। अध्याय 57 गुमनाम टिप ऑफ। फैजान रिजवी कुछ कागजी काम निपटा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि उनका फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है। उन्होंने टेबल से फ़ोन उठाया और देखा कि आदित्य उन्हें फ़ोन कर रहे थे। ये वही हैं। नमस्ते आदित्य, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? गुड मॉर्निंग अंकल फैजान रिजवी। ये कुछ इस तरह है, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है और अगर हम आमने सामने बात करें तो बेहतर होगा। क्या आपके पास आज रात कुछ समय है? आदित्य सावधान रहना चाहता था, इसलिए उसे फैजान रिजवी से व्यक्तिगत रूप से मिलना था। आज की तकनीक के साथ कोई भी व्यक्ति मालिक की जानकारी के बिना किसी के फ़ोन को टैप कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो फ़ोन के मालिक द्वारा की गई फ़ोन कॉल सहित हर गतिविधि किसी तीसरे पक्ष को प्रेषित की जाएगी। आदित्य को भरोसा था कि उसका फ़ोन सुरक्षित है, लेकिन फैजान रिजवी के डिवाइस के लिए शायद हालात ऐसे ही न हों। फैजान रिजवी उसकी बात सुनकर थोड़ा चौंक गया। क्या ये गंभीर बात है? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। हाँ, आदित्य ने शांति से उत्तर दिया। फैजान रिजवी ने जवाब देते हुए अपनी भौहें सिकुड़ीं। ठीक है, चलो आज रात 6:30 बजे चिनो रोसेस मकाती में पारेस पॉइंट द ओरिजिनल में मिलते हैं। मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया अंकल फैजान रिजवी। आदित्य ने राहत की सांस ली। आपका स्वागत है आदित्य, मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं। हमें एक अज्ञात व्यक्ति से सूचना मिली है कि लक्ष्मण वर्मा के लोग कमलापुरा के एक बार में हंगामा कर रहे हैं। चलो आज रात बात करते हैं। ठीक है, बस मुझे फ़ोन कर देना, आदित्य ने फ़ोन काटने से पहले कहा। किसी अज्ञात कॉलर से सूचना, ये संदिग्ध लगता है, उसने मन ही मन सोचा और भौहें सिकोड़ लीं। बॉस, मैंने फुटेज को हार्ड ड्राइव में कॉपी कर लिया है। करण की आवाज़ ने उसके विचारों को बाधित किया। आदित्य ने हार्ड ड्राइव उससे ले ली और उसे अपनी जेब में रख लिया। करण, मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया मिशन है। उसके शब्दों से कार चला रहे काल को आश्चर्य हुआ। आदित्य ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम फैजान रिजवी का पीछा करो। वह एक गुमनाम सूचना मिलने के बाद कमलापुरा जा रहा है। ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ। उसे कुछ मत होने दो। अगर वह तुम्हें देख लेता है तो कोई बात नहीं, बस उसे बता दो कि तुम्हें मैंने भेजा है। हाँ बॉस, करण ने अपना सिर हिलाया। पहले तुम्हें कपड़े बदल लेने चाहिए। अगर तुम सार्वजनिक रूप से ऐसा कुछ पहनोगी तो तुम सबसे अलग दिखोगी, आदित्य ने सिर हिलाते हुए कहा। करण ने भी सेना की वर्दी और मॉस ग्रीन पैंट पहन रखी थी।
अगर वह ऐसे कपड़ों में लोगों के बीच जाता है तो निश्चित रूप से लोगों का ध्यान खींचने की उसकी दर 100% होगी। आदित्य की बात सुनने के बाद करण ने सामान्य कपड़े पहन लिए। साथ ही उसने अपने चेहरे पर लगे जख्मों को आंशिक रूप से ढकने के लिए टोपी और धूप का चश्मा भी पहन लिया। ये बेहतर है। इस बार सिर्फ अपनी हैंडगन लेकर आना। सार्वजनिक रूप से राइफल लेकर आना बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला काम है, आदित्य ने निर्देश दिया। फिर उसने काल की ओर देखा और उससे कहा, काल, उसे हाईवे पर छोड़ दो। हाँ बॉस, काल ने तुरंत उत्तर दिया। फैजान रिजवी अपने साथ 10 पुलिस अधिकारियों को कमलापुरा लेकर आया था। वह जानता था कि लक्ष्मण वर्मा के लोग निडर अपराधी हैं, इसलिए उसने अपने अधीनस्थों को बुलेट प्रूफ जैकेट और मानक राइफल M16 से लैस किया। ये लक्ष्मण वर्मा के लोगों से संबंधित उसका पहला मिशन नहीं था, इसलिए वह अपेक्षाकृत शांत था। हालांकि अन्य पुलिस अधिकारियों के लिए यही बात नहीं कही जा सकती थी। उनमें 2 नए भर्ती भी थे और वे पहले से ही घबराहट में कांप रहे थे। शांत रहो, यह एक सामान्य मामला है, तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, एक अधेड़ उम्र के अधिकारी ने, जो पुलिस कॉर्पोरल भी था, दोनों नए लोगों से कहा। सर, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। हमने अपने प्रशिक्षकों से लक्ष्मण वर्मा के बारे में बहुत सारी बुरी बातें सुनी हैं, एक नए व्यक्ति ने जवाब दिया, जिसके बाल कटे हुए थे। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। दूसरी नौसिखिया 20 साल की एक युवा महिला थी। वह बिल्कुल सुंदर नहीं थी, लेकिन उसका शरीर बहुत अच्छा था। उसने सहमति में अपना सिर हिलाया। वह सही कह रहे हैं, सर। हमारे प्रशिक्षकों के अनुसार लक्ष्मण वर्मा के ड्रग कार्टेल के कारण हम पहले ही कुछ अधिकारियों को खो चुके हैं। अधेड़ उम्र के पुलिस कॉर्पोरल ने उनकी बातों पर सिर हिलाया। ठीक है, बात करना बंद करो, तुम्हारी बातें हमारी टीम का मनोबल गिरा रही हैं। चुप रहो, हम पहले से ही यहाँ हैं। फैजान रिजवी ने अपने अधीनस्थों को घूर कर देखा, जिन्होंने उसकी नज़र मिलते ही तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। फैजान रिजवी ने पुलिस की गाड़ी से बाहर निकलने से पहले अपनी M16 राइफल पकड़ी। फिर उसने दोनों नए लोगों की तरफ अपना सिर घुमाया और कहा, तुम दोनों हमारे पीछे रहो। जॉर्ज, इस बार हम आगे चलेंगे। जी हाँ सर, मध्यम आयु वर्ग के पुलिस कॉर्पोरल जॉर्ज ने सख्ती से उत्तर दिया। बाहर से ही उन्हें अंदर हो रहे हंगामे की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि लोग चिल्ला रहे थे और शीशे टूटने की भी आवाज़ आ रही थी। हटो, चलो चलो चलो। फैजान रिजवी ने जॉर्ज के कंधे को थपथपाया और टीम को प्रतिष्ठान के अंदर जाने का संकेत दिया। जॉर्ज ने गिरोह का नेतृत्व किया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और वह सावधानीपूर्वक अपनी M16 राइफल से प्रतिष्ठान के हर कोने पर निशाना साध रहा था। जब वे प्रतिष्ठान के मुख्य हॉल में दाखिल हुए तो अचानक उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति उन पर बंदूक तान रहा है। आवरण में आ जाओ, जॉर्ज ने चिल्लाते हुए अपनी M16 राइफल का ट्रिगर दबाया। बैंग बैंग बैंग, दोनों ओर से गोलियां चलीं और बंदूकधारी केतन को तुरंत मार गिराया गया, लेकिन जॉर्ज के कंधे में भी गोली लगी। मुझे चोट लगी है, मुझे चोट लगी है, जॉर्ज ने दांत पीसते हुए कहा और पसीने से तर चेहरा लिए दीवार पर टिक गया। हिलना मत, मैं घाव पर पट्टी बांध देता हूँ। फैजान रिजवी तेजी से उसके पास आया और खून बहना धीमा करने के लिए जॉर्ज के घाव पर पट्टी बांध दी। जॉर्ज सैक्सन दर्द से कराह उठा। घायल अनुभवी सिपाही को देखकर अन्य पुलिस अधिकारी घबरा गए, विशेषकर 2 नए सिपाही। यहीं रुको, बाकी काम हम कर लेंगे। फैजान रिजवी ने जॉर्ज के हेलमेट पर थपथपाया। सर, मैं उन्हें इस जगह से भागने नहीं दूंगा, जॉर्ज ने बड़बड़ाते हुए कहा। वह मुश्किल से अपना बायां कंधा उठा पा रहा था और इससे उसकी शूटिंग और हरकत में बहुत बाधा आ रही थी। वह बाकी टीम की गति को धीमा नहीं करना चाहता था, इसलिए वह केवल फैजान रिजवी के आदेशों का पालन कर सकता था। फैजान रिजवी ने सिर हिलाया। तुम दोनों जॉर्ज के साथ यहीं रहो। कुछ गुंडे इस रास्ते से भाग सकते हैं, इसलिए तुम्हें उनके लिए तैयार रहना होगा। उसने जिन 2 लोगों की ओर इशारा किया, वे थे नई महिला अधिकारी और एक थोड़ा मोटा पुलिस अधिकारी। तुम में से बाकी लोग मेरे पीछे अंदर आ जाओ। जी श्रीमान। अध्याय 58 आत्मघाती हमलावर। फैजान रिजवी दीवार पर झुक गया और फिर अपने हथियार को आगे की ओर रखते हुए तेजी से दाहिनी ओर मुड़ गया। वहां कोई नहीं था और उसे सिर्फ उल्टी हुई मेजें, कुर्सियां और जमीन पर कुछ टूटे हुए शीशे दिखाई दे रहे थे। जैसे ही वह ये कहने वाला था कि सब कुछ साफ है, उसने अचानक बार के बाएं कोने में पलटी हुई मेज के पीछे एक सिर को बाहर निकलते देखा। हिलना मत, धीरे से अपने हाथों को अपने सिर के पीछे रखो। उसने अपने अधीनस्थों को उस व्यक्ति को घेरने का संकेत देते हुए चिल्लाया। मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं तो बस इस बार का एक कर्मचारी हूँ, व्यक्ति ने जवाब में चिल्लाकर कहा। फैजान रिजवी ने उस आदमी की बातें सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। वह आदमी बहुत शांत था और उसकी आवाज़ में घबराहट का जरा भी निशान नहीं था। यह ऐसा कुछ नहीं था जो एक आम नागरिक कर सकता था। आराम से रहो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो और हम तुम्हें इमारत से बाहर ले जाएंगे, फैजान रिजवी ने बहुत हल्के लहजे में कहा।
ठीक है, व्यक्ति ने अपना सिर दिखाया। फिर उसने धीरे से अपने हाथ ऊपर उठाए। सर, उसके हाथ में एक ग्रेनेड है। एक पुलिस अधिकारी ने चिंतित स्वर में चिल्लाया। सब लोग बिल्डिंग से बाहर निकल जाओ, यह एक जाल है। इस समय फैजान रिजवी को आखिरकार एहसास हुआ कि यह सूचना सिर्फ एक जाल थी। उसने जल्दी से उस स्तब्ध नौसिखिए को पकड़ लिया और उसे बिल्डिंग से बाहर खींच लिया। हा हा हा, मर जाओ मूर्खों। बैंग बैंग बैंग। पुलिस अधिकारियों ने उस व्यक्ति पर गोली चलाई, लेकिन वह व्यक्ति ग्रेनेड फेंकने में सफल रहा, इससे पहले कि उसे गोली मार दी जाती। धमाका। ग्रेनेड के फटने से एक जोरदार धमाका हुआ। मलबा चारों तरफ उड़ गया और आग की लपटें बार को घेरती हुई तेजी से पूरी इमारत में फैल गईं। सौभाग्य से फैजान रिजवी और अन्य पुलिस अधिकारी समय रहते इमारत से बाहर निकलने में सफल रहे। जॉर्ज और मुख्य हॉल में मौजूद अन्य अधिकारी भी उनके साथ इमारत से बाहर आ गए। वे जलती हुई इमारत को डर के मारे घूर रहे थे। अगर वे एक कदम भी धीमे होते तो विस्फोट में मर जाते। फैजान रिजवी ने अपने मातहतों की तरफ देखा और ये देखकर राहत की सांस ली कि सभी सुरक्षित हैं। अग्निशमन विभाग को बुलाओ, आसपास रहने वाले नागरिकों को अस्थायी रूप से खाली करने के लिए कहो, उसने गंभीर स्वर में आदेश दिया। हाँ सर, सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया और चले गए। केवल जॉर्ज ही वहां रुका था। सर, क्या वे लोग लक्ष्मण वर्मा के आदमी हैं? जॉर्ज ने पुलिस की गाड़ी पर झुकते हुए पूछा। फैजान रिजवी ने सिर हिलाया। हाँ, वे ही हैं। मुझे नहीं पता कि वे सिर्फ 2 ही क्यों हैं। ज्यादातर समय वे 20 या उससे ज्यादा लोग एक साथ होते हैं। यह मामला पहले ही हाथ से निकल चुका है। लगता है कि जल्दी ही सेना इसमें शामिल हो जाएगी। आत्मघाती हमलावर के बारे में खबर फैलते ही कमलापुरा और यहां तक कि पूरे महारलिका में दहशत फैल जाएगी। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को सेना को जुटाना होगा। इस बीच जलते हुए बार के सामने वाली इमारत की छत पर करण ने अपने ईयरपीस को दबाते हुए रिपोर्ट की। बॉस, मैंने पहले ही खतरे को खत्म कर दिया है। फैजान रिजवी की जान अब खतरे में नहीं है। करण के पीछे 20 से ज्यादा लोगों की लाशें पड़ी थीं, जो सेमी ऑटोमेटिक सबमशीन गन और पिस्तौल से लैस थे। उन सभी के माथे पर गोली के निशान थे और वे सभी सिर्फ एक गोली से मारे गए। क्या उसने तुम्हें देखा? आदित्य ने पूछा। नहीं, ये छोटे छोटे फ्राई कुछ भी नहीं हैं, करण ने शांति से उत्तर दिया। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। ठीक है, जाने से पहले उन्हें कुछ सुराग दे दो, हम उन्हें हर चीज का श्रेय लेने देंगे। हाँ बॉस, करण ने जवाब दिया। उसने अपना चेहरा फेस मास्क से ढक लिया और चश्मा लगा लिया। सीढ़ियों से नीचे उतरने से पहले उसने टोपी भी पहन ली। इमारत से नीचे जाने के बाद करण ने पुलिस की गाड़ियों के पास खड़े फैजान रिजवी और जॉर्ज पर हमला कर दिया। तुम यहाँ क्यों हो? आम लोगों को अपराध स्थल के करीब आने की अनुमति नहीं है। कृपया पीछे हट जाओ। फैजान रिजवी ने करण को देखकर भौहें सिकोड़ लीं। वह आदमी बहुत लंबा था और वह अविश्वसनीय रूप से संदिग्ध लग रहा था। उसने अनजाने में अपना हाथ अपनी पिस्तौल के हैंडल पर रख दिया। सर, मैंने कुछ संदिग्ध लोगों को उस इमारत की छत पर जाते देखा। उनके पास बंदूकें हैं, करण ने जाने से पहले कहा। रुको। फैजान रिजवी रिपोर्ट सुनकर दंग रह गया। उसने करण को आवाज लगाई, लेकिन वह बहुत दूर भाग चुका था। वाह वाह वाह। फायर ट्रकों और पुलिस कारों के सायरन की चीखने की आवाज सुनी जा सकती थी और इसने फैजान रिजवी की आवाज को दबा दिया। वह करण का पीछा करना चाहता था, लेकिन उसे स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए यहां आना था। आखिरकार जॉर्ज अभी भी घायल था और उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। वह परिस्थितियों को देखते हुए उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। अरे! अग्निशमन कर्मियों ने तुरंत अपने अग्निशमन पाइप उठाए और जलती हुई इमारत पर नोजल का निशाना साधा। सर, यहाँ क्या हुआ? हमें सूचना मिली है कि यहाँ बहुत बड़ा धमाका हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि क्या हो रहा है? पुलिस अधिकारियों के कप्तान जो अभी अभी आए थे, फैजान रिजवी से स्थिति के बारे में पूछने आए। फैजान रिजवी के पास उन्हें घटना के बारे में बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने उन्हें आत्मघाती हमलावर के बारे में बताया और यह भी कि लंबे आदमी ने उसे क्या बताया है। 1 घंटे बाद लेक व्यू विला के अंदर करण पहुंचा और उसने आदित्य को स्थिति का विवरण बताया। रिपोर्ट सुनने के बाद आदित्य की भौहें तन गईं। उसने मन ही मन सोचा, लक्ष्मण वर्मा के आदमियों ने फैजान रिजवी और उसके मातहतों की हत्या की कोशिश क्यों की? अचानक उसकी जेब में रखा फोन कंपन करने लगा। ये फैजान रिजवी का फोन था। नमस्ते फैजान रिजवी। अंकल। आदित्य, मुझे खेद है, लेकिन हमें आज रात की अपनी मीटिंग रद्द करनी पड़ रही है। कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका। फैजान रिजवी ने माफी मांगते हुए कहा। क्या ये बम विस्फोट की घटना के बारे में है? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? आदित्य की बात सुनकर फैजान रिजवी दंग रह गया। इसलिए हमें आज रात मिलना होगा अंकल फैजान रिजवी। जब हम मिलेंगे तो आपको सब बता दूंगा। हमें पेरिस पॉइंट द ओरिजिनल में अपना आरक्षण रद्द कर देना चाहिए।
बेहतर होगा कि आप सीधे रॉयल टेरिटरी आ जाएं। कोई आपको लेने के लिए प्रवेश द्वार पर मौजूद होगा। आदित्य ने रहस्यमय ढंग से उत्तर दिया। फैजान रिजवी कुछ देर चुप रहा और फिर उसने जवाब दिया, ठीक है, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। अध्याय 59। फैजान रिजवी की लेक व्यू विला की पहली यात्रा। आदित्य से हुई इस छोटी सी बातचीत के बाद फैजान रिजवी की भौहें तन गईं। उसे लगा कि आदित्य को बम विस्फोट की घटना के बारे में कुछ पता है। वह आदमी क्या जानता है? उसने मन ही मन सोचा, लेकिन वह जितना सोचता गया उसका दिमाग उतना ही दुखता गया। सर, छत पर मिले शवों के बारे में हमें चीफ से क्या कहना चाहिए? एक आवाज ने उनके विचारों को बाधित किया। फैजान रिजवी ने उसकी बातें सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। यह मामला घटना का सबसे भ्रामक हिस्सा था। बम विस्फोट वाली इमारत के सामने वाली इमारत की छत पर 20 से ज्यादा मृत लोग पाए गए और उनकी पहचान लक्ष्मण वर्मा के ड्रग कार्टेल के सदस्यों के रूप में की गई। इसके अलावा घटनास्थल पर आग्नेयास्त्र भी पाए गए। वे लोग बेखौफ अपराधी थे जिन्हें कानून का कोई डर नहीं था और उनके हाथों मारे गए लोगों की संख्या अनगिनत थी। यहाँ तक कि पुलिस को भी उन्हें खत्म करने के लिए एक बेहतरीन टीम भेजनी पड़ी। बिना आवाज किए उन्हें खत्म करना असंभव था जब तक कि सेना शामिल न हो और वे स्पेशल फोर्स के बेहतरीन सदस्यों को भेज दें। हालांकि फैजान रिजवी और उनकी टीम ने इलाके में सेना की किसी भी हरकत को नोटिस नहीं किया। इससे उनके लिए सब कुछ और भी उलझन भरा हो गया। आखिर उन लोगों को किसने मारा? मैं खुद ही चीफ को इसकी जानकारी दूंगा, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी देने से पहले मुझे किसी से मिलना होगा। अगर कोई और इस मामले के बारे में पूछे तो चुप रहना और उन्हें बताना कि इस मिशन के बारे में जानकारी पूरी तरह से गोपनीय है। फैजान रिजवी ने झिझकते हुए जवाब दिया। जी श्रीमान, रुको, क्या तुम मुझे तस्वीरें फिर से दिखा सकते हो? फैजान रिजवी ने पुलिस अधिकारी से पूछा। बेशक, बस मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं उन्हें आपके लिए ले आता हूँ। पुलिस अधिकारी दूसरे पुलिस अधिकारी के पास गया जो एक फोल्डर पकड़े हुए था और छत पर पाए गए शवों की तस्वीरें मांगी। फिर वह फैजान रिजवी के पास गया और उसे एक आईपैड देते हुए कहा, सर, ये रही तस्वीरें। धन्यवाद। फैजान रिजवी ने आईपैड लिया और छवियों को स्कैन किया। यहाँ 100 से ज्यादा तस्वीरें थीं और उन्हें सभी कोनों से कैप्चर किया गया था। सभी तस्वीरों को देखने के बाद भी उसे जो कुछ भी दिखाई दिया उस पर उसे यकीन नहीं हुआ। क्या कोई ऐसा करने में सक्षम भी है? उसने गंभीर स्वर में कहा। उन सभी लोगों की मौत माथे पर एक ही गोली लगने से हुई। छत पर मिले सबूतों के आधार पर वे एक भी गोली नहीं चला पाए। इसका मतलब है कि वे लोग या तो बिना तैयारी के पकड़े गए या इतनी जल्दी मारे गए कि उनके पास लड़ने का समय ही नहीं था। फैजान रिजवी के बगल में खड़े पुलिस अधिकारी ने अपने चश्मे की रिम को ठीक करते हुए कहा, सर, हमें भी इलाके के निवासियों से उन लोगों के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली। ऐसा लगता है कि उन्हें चुपचाप मार दिया गया। अगर यह किसी स्नाइपर राइफल से किया गया होता तो उनके सिर पहचान में नहीं आते, लेकिन उनके माथे पर लगे घावों से हम अनुमान लगा सकते हैं कि उन्हें मारने वाले ने पिस्तौल या हल्के बंदूक का इस्तेमाल किया होगा। फैजान रिजवी ने सहमति में अपना सिर हिलाया। वह उस लंबे व्यक्ति को याद किए बिना नहीं रह सका जिसने उसे जानकारी के बारे में बताया था। इसे मुख्यालय में वापस ले जाओ और हमारी टीम और प्रमुख के अलावा किसी को भी उन्हें देखने मत दो। जहां तक उन लोगों की हत्या का सवाल है, हम केवल शव परीक्षण होने तक प्रतीक्षा कर सकते हैं, उसके बाद ही हम कोई ठोस स्पष्टीकरण दे सकते हैं। जांचकर्ताओं ने अपनी जांच पूरी करने के बाद अपराध स्थल को साफ किया और पीले रंग के टेप से बैरिकेडिंग की जिस पर बाहर न जाएं, सीमा से बाहर और चेतावनी लिखा था। घटनास्थल पर मिले सभी सुरागों को भी सबूत के तौर पर एकत्र किया गया। मामला शांत हो गया और पुलिस ने इस मामले में चुप्पी साध ली। उन्होंने मीडिया को सिर्फ इतना बताया कि सब कुछ नियंत्रण में है। जल्द ही आदित्य के साथ तय किया गया समय आ गया, इसलिए फैजान रिजवी ने एक टैक्सी बुलाई और ड्राइवर से कहा कि वह उसे रॉयल टेरिटरी के प्रवेश द्वार पर उतार दे। जब वह इलाके के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहने 4 सुरक्षा गार्ड देखे। उनमें से प्रत्येक के कंधे पर एक अर्ध स्वचालित राइफल बंधी हुई थी और उनका दाहिना हाथ अपनी बंदूकों के हैंडल को पकड़े हुए था, जैसे कि वे किसी भी समय गोली चलाने के लिए तैयार हों। उनके साथ सूट पहने एक लंबा आदमी भी बात कर रहा था और उसके शरीर और आभा से फैजान रिजवी ने अनुमान लगाया कि वह या तो सेना का कोई अनुभवी व्यक्ति था या फिर कोई अनुभवी सुरक्षाकर्मी। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। जैसे ही फैजान रिजवी टैक्सी से उतरा, जर्मन शेपर्ड कुत्ता खड़ा हो गया और बिना पलक झपकाए उसे घूरने लगा। 4 सुरक्षा गार्ड और सूट पहने हुए आदमी ने भी अपनी नजरें उसकी ओर घुमाईं। अगर वह कहता है कि वह इन लोगों से नहीं डरता तो ये झूठ है। फैजान रिजवी की अंतरात्मा उसे बताती है कि अगर वह इनमें से किसी से भी लड़ेगा तो वह फर्श पर गिरकर रोएगा। शुभ संध्या सज्जनों, मैं पुलिस कार्यकारी मास्टर सार्जेंट फैजान रिजवी लैनेजोन हूँ। मेरा श्री आदित्य सक्सेना से अपॉइंटमेंट है। फैजान रिजवी ने अपना परिचय देते हुए उन्हें अपना पहचान पत्र दिखाया। कैप्टन फैजान रिजवी, मैं आपका इंतजार कर रहा था।
मैं कबीर सेन वर्सेडे हूँ, मिस्टर सक्सेना का ड्राइवर और बॉडीगार्ड। सूट पहने आदमी ने उसी समय कहा जब फैजान रिजवी ने अपना परिचय दिया। फैजान रिजवी ने काल से हाथ मिलाया। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मिस्टर सक्सेना से मिलने विला तक ले चलूंगा। काल ने पास में खड़ी सुबारू फॉरेस्टर की ओर इशारा करते हुए इस तरफ इशारा किया। ठीक है। फैजान रिजवी ने काल के साथ वाहन में प्रवेश करने से पहले 4 सुरक्षा गार्डों की ओर सिर हिलाया। काल रास्ते भर चुप रहा, इसलिए फैजान रिजवी ने उससे कुछ नहीं पूछा। जैसे जैसे वे इलाके में अंदर की ओर बढ़े, वह घबरा गया। जब उसने बड़ी बड़ी हवेलियां और विला देखे तो उसे आश्चर्य भी नहीं हुआ। बहुत समय बीत जाने के बाद काल की शांत आवाज गूंजी, हम यहाँ हैं। फैजान रिजवी ने दरवाज़ा खोला और कार से उतर गया। फिर वह अपने सामने रोशनी से जगमगाते विला को देखने लगा। कैप्टन फैजान रिजवी, चलिए। मिस्टर सक्सेना अपने अध्ययन कक्ष में आपका इंतजार कर रहे हैं। फैजान रिजवी ने अपना सिर हिलाया और काल के पीछे विला के अंदर चला गया। एक खूबसूरत नौकरानी उनके लिए दरवाजा खोलने आए और वह उन्हें आदित्य के अध्ययन कक्ष तक ले गई। दस्तक, दस्तक, दस्तक। काल ने दरवाजा खोलने से पहले उस पर दस्तक दी। अध्याय 60। एक जाल जिसमें वह कूदने को तैयार था। कमरे में दाखिल होते ही फैजान रिजवी ने देखा कि आदित्य डेस्क के पीछे बैठा है। उसके पीछे एक लंबा और तगड़ा आदमी भी खड़ा था। फैजान रिजवी ने जब इस व्यक्ति को देखा तो उसे कुछ जाना पहचाना सा एहसास हुआ। ये वही है। फैजान रिजवी अंकल, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। आदित्य ने खड़े होकर फैजान रिजवी से हाथ मिलाया। आदित्य, तुम उससे भी ज्यादा प्रभावशाली लग रहे हो जितना मैंने तुम्हें पिछली बार देखा था। फैजान रिजवी को हर चीज के बारे में जानने की जिज्ञासा थी, लेकिन वह एक धैर्यवान व्यक्ति था। वह जानता था कि आदित्य उसे वह सारी बातें बताएगा जो उसे जानना जरूरी है। हाँ, मजाक कर रहे हो फैजान रिजवी अंकल। पहले बैठो। वैसे क्या तुमने खाना खा लिया है? आदित्य ने बैठते हुए पूछा। फैजान रिजवी ने जवाब देने से पहले अपनी सीट ली। अभी नहीं, मैं अपराध स्थल की सफाई के बाद जल्दी में यहाँ आया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी भी अपनी वर्दी पहने हुए हूँ। क्या ऐसा है? चिंता मत करो अंकल फैजान रिजवी, मैंने अपने लोगों से कह दिया है कि वे आपके लिए डिनर तैयार करें। आदित्य ने फैजान रिजवी के पीछे खड़े काल को इशारा किया। काल संकेत समझ गया, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। फैजान रिजवी ने प्रस्ताव ठुकराया नहीं। आदित्य, मुझे अभी पुलिस स्टेशन भी जाना है, इसलिए मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, लेकिन मैं खुशी खुशी आपके साथ डिनर का प्रस्ताव स्वीकार करूंगा। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें और अधिक सस्पेंस में नहीं रखूंगा। तुम सोच रहे होगे कि उन 20 कुछ लोगों को बिना किसी को बताए कैसे मार दिया गया। ये लड़का यही है। आदित्य ने करण की ओर इशारा करते हुए कहा। यह सुनकर फैजान रिजवी की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपना सिर घुमाकर करण की तरफ देखा, लेकिन वह दूसरे पक्ष के क्रूर रूप से भयभीत था, इसलिए उसने अपनी नज़र वापस आदित्य पर घुमा ली। जब तुमने मुझे पहले बताया था कि तुम्हें एक अज्ञात व्यक्ति से सूचना मिली है, तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने करण को गुप्त रूप से तुम्हारा पीछा करने के लिए भेजा था। आदित्य ने शांत स्वर में कहा। तुम्हारा मतलब यह है कि उसने उन सभी लोगों को अकेले ही मार डाला? फैजान रिजवी ने आदित्य से पूछा। ठीक है, आदित्य ने सिर हिलाया। करण दक्षिण अफ्रीका का एक भूतपूर्व भाड़े का सिपाही है और उसकी कुशलताएं स्पेशल फोर्स के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के बराबर हैं। अंकल फैजान रिजवी, उसकी मदद के बिना आप और आपकी टीम उस बार के अंदर ही मारे गए होते। वैसे भी यही कारण नहीं है कि मैंने आपको मुझसे मिलने के लिए कहा। फैजान रिजवी उसकी बात सुनकर चुप हो गया। सच में, करण की मदद के बिना उसकी टीम में कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। आदित्य ने हार्ड ड्राइव मेज पर रखी और करण की ओर सिर हिलाया। उसका संकेत देखकर करण ने लैपटॉप पकड़ा और उसे हार्ड ड्राइव से कनेक्ट कर दिया। मैं आपको सेनेटर रेमन के लक्ष्मण वर्मा के ड्रग कार्टेल से जुड़े होने का सबूत देना चाहता हूं। आदित्य ने हार्ड ड्राइव में सेव किए गए वीडियो में से एक को चलाते हुए कहा। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। ये वह दृश्य था जब सेनेटर रेमन दिनेश राणा के समूह से ड्रग्स खरीद रहे थे। मुझे नहीं पता कि पुलिस को इस आदमी के बारे में कोई जानकारी है या नहीं। इसका नाम दिनेश राणा है और ये लक्ष्मण वर्मा के खास लोगों में से एक है। मैंने जो सुना है उसके अनुसार ये 3 से ज्यादा बड़े शहरों में ड्रग के धंधे का जिम्मेदार है। आदित्य ने स्क्रीन पर दिनेश राणा की ओर इशारा करते हुए कहा। फैजान रिजवी ने वीडियो पर अपनी नजरें गड़ाए रखीं और सिर हिलाया। हम जानते हैं कि वह व्यक्ति कौन है। वह इस समय देश के सबसे वांछित अपराधियों में से एक है। हम उसके 2 ठिकानों के बारे में भी जानते हैं, लेकिन हर बार जब हमने छापेमारी की तो हमें उसका कोई सुराग नहीं मिला। आदित्य ने वीडियो चलाया और फैजान रिजवी ने चेहरे पर गंभीर भाव लिए हुए देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जाने माने सेनेटर रेमन वास्तव में ड्रग व्यापार में शामिल थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सेनेटर रेमन वास्तव में इतनी बड़ी बात छिपा रहे हैं। मुझे इसकी सूचना चीफ को देनी होगी।
आदित्य ने जब उसकी बातें सुनी तो उसके माथे पर बल पड़ गए। अंकल फैजान रिजवी, क्या हम कमलापुरा पुलिस स्टेशन के प्रमुख पर भरोसा कर सकते हैं? हम दोनों जानते हैं कि लक्ष्मण वर्मा और सेनेटर रेमन बहुत अच्छे संपर्क वाले लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी को इतनी संवेदनशील जानकारी देना समझदारी होगी। फैजान रिजवी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मतलब तुम्हें चीफ पर भरोसा नहीं है? आदित्य ने सिर हिलाया, मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह किस तरह का व्यक्ति है। तो फिर तुम मुझ पर भरोसा क्यों करते हो? इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मुझे क्यों बता रहे हो? फैजान रिजवी ने आदित्य को गंभीरता से देखा। ये सुनकर आदित्य मुस्कुराया और अपनी उंगलियां आपस में जोड़ लीं। जिस क्षण उन लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश की, मुझे पता चल गया कि तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। फैजान रिजवी की आंखें चमक उठीं और वह जल्दी ही मुस्कुराने लगा। तो तुम्हें मुझ पर पहले से ही शक था? उसने सिर हिलाते हुए कहा। आप मुझे दोष नहीं दे सकते अंकल फैजान रिजवी। कई पुलिस अधिकारी अपराधियों से जुड़े हुए हैं, इसलिए मुझे सावधान रहना पड़ा कि मुझे किस पर भरोसा करना चाहिए। आदित्य ने कंधे उचका दिए। तो आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? फैजान रिजवी ने सिकुड़ी हुई आंखों से पूछा। मैं चाहता हूं कि तुम दिनेश राणा को मार गिराओ। बदले में मैं तुम्हें ये सबूत उपहार के रूप में दूंगा। अगर तुम ये खूबसूरती से कर सकते हो तो मेरा मानना है कि लेफ्टिनेंट बनना असंभव नहीं है। उच्च अधिकारी तुम्हें कप्तान का पद देने पर भी विचार कर सकते हैं। आखिरकार यह कोई छोटी बात नहीं है। आदित्य ने ये शब्द बोलते हुए हार्ड ड्राइव पर टैप किया। फैजान रिजवी ने उसकी बातें सुनकर गहरी सांस ली। यह एक आकर्षक प्रस्ताव था, लेकिन इसमें खतरे भी थे। लक्ष्मण वर्मा के ड्रग कार्टेल के शीर्ष सदस्य दिनेश राणा को खत्म करना आसान नहीं था। उसे जीत का भरोसा पाने के लिए पूरे कमलापुरा पुलिस स्टेशन को जुटाना होगा और दूसरे स्टेशन की मदद लेनी होगी। मैंने तुम्हें कम आंका है आदित्य, उसने अपने सामने खड़े आदमी को देखते हुए बुदबुदाया। आदित्य उसकी उम्र का लगभग आधा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अनुभवी व्यक्ति की मौजूदगी में है। उसने अब तक ये भी नहीं देखा कि आदित्य इस समय पूरी बातचीत का नेतृत्व कर रहा था। ये प्रस्ताव ऐसा था जिसे वह अस्वीकार नहीं कर सकता था। वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, लेकिन वह किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता था जो उसका समर्थन कर सके। अगर वह आदित्य का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता तो उसे एक ठोस समर्थक मिल जाता जो उसकी महत्वाकांक्षाओं को साकार करने में उसकी मदद कर सकता था। यह एक ऐसा जाल था जो आदित्य ने उसके लिए बिछाया था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह अपने लंबे समय से भूले हुए सपने को पूरा करना चाहता है तो उसे इस जाल में कूदना ही होगा।